यूपीएसआई का रिजल्ट जो कल डिक्लेयर हुआ है ना, वो स्टेनो वालों के लिए एक चैलेंज है। आप मेरिट देख रहे हो, मेरिट की क्या कंडीशन बनी हुई है, और तुम लोग अभी तक सुधरे नहीं हो। सुधर जाओ, ये बाबू सोना करना बंद करो, टाइम वेस्ट करना बंद करो, कुछ हासिल नहीं होगा। और वर्दी एक बार मिल गई ना, तो उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाबू भी और सोना भी। और अभी भी अगर नहीं सुधरे ना, तो कुछ नहीं हो सकता आप लोग का। मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अभी वक्त है, सुधर जाओ। और आज मैंने आपके लिए इसी पे एक वीडियो बनाया हुआ है, और आप जाके, मैं उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख लो कि क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या वो रीजन है, मतलब क्या आपके पुश करने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा लॉजिक, कौन सा मोटिवेशन आपको चाहिए जो आपको कंटिन्यू पुश करता रहे, आप आगे ही बढ़ते रहे। आप तैयारी में जब भी आपको लगे कि नहीं यार अभी मतलब मन नहीं लग रहा है ना, तो वो देख लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, आंख खुल जाएगी। जो मेरिट है ना, देख रहे मेरिट कितनी कितनी मेरिट चलेगी, 90-90% मेरिट गई। 90% किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट आज तक आपने कभी देखा कि किसी भी एग्जाम में 90% चली गई हो कट ऑफ? नहीं होता। एग्जाम भी इतना सरल नहीं था, इतना आसान नहीं था कि 90% कट ऑफ चली जाए, इतना नहीं होता। तो तुम लोग अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है, अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आज हम शुरू करें कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड, देखिए, पढ़ाई कर रहे हो ना तो कायदे से कर लो, और नहीं करना है तो बंद कर दो। जाके वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक दे रहा हूं वो जाके देखो एक बार। हिला ना दे दिमाग को तो मेरा, फिर आप मुझसे कहना कि सर क्या कह रहे थे आप, बताना मुझे आप कमेंट बॉक्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस आशा के साथ मैं शुरू कर रहा हूं कि जो लोग देख रहे हैं ना, या जो लोग इसको देखेंगे, वो पूरा मन से अब पढ़ाई करेंगे। अब ये सब फालतू का टाइम वेस्ट करना, बाबू सोना गुड्डा, ये सब बंद कर देंगे। वक्त नहीं है, वक्त है केवल अभी फोकस करना है केवल एक चीज पे, वर्दी पे। वो चाहिए पहले, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप से आ जाएंगी। समझ गए हो ना? 15-15 दिन में मोबाइल रखता था, तब जाके आज मैं डबल यू बना हूं। ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे चीजें बहुत आसानी से, हर किसी के साथ वही होता है। क्या कर रहे हो और अब क्या कर रहे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसमें और आप में क्या डिफरेंस है, वो जाके वो सब वीडियो में आपको मिलेगा। रियलिटी मैंने जो है ना आज की, वो मैंने उस वीडियो में बताई है, आप जाके एक बार उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज आज हम शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन पॉइंट बना के लिख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना किस पे की जाती है? ब्याज पर की जाती है। मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी चक्रवृद्धि ब्याज में गणना की जाती है। बात क्लियर हो गई? अगर दर वार्षिक है तो एक साल का ब्याज मूलधन पे निकाला जाएगा, और अगले साल जो ब्याज निकाला जाएगा वो मूलधन पे भी ब्याज निकाला जाएगा, और जो पहले वर्ष में ब्याज मिला उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकाला जाएगा। तभी तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, तभी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल, केवल मूलधन पर ही इंटरेस्ट ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज को कैलकुलेट नहीं किया जाता है साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। अब इसकी जो टर्मोलॉजी है वो देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बात क्लियर है? आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर, आर से डिनोट करेंगे किसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इंग्लिश वाले लिख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी वाले लिख लो दर। पी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, जिसको मूलधन लिख लो हिंदी वाले। और ए को हम लोग बोलेंगे अमाउंट, हिंदी वाले लिख लो मिश्रधन। एन यहां पर होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो वर्ष, एन का मान क्या हो जाएगा? वर्षों की संख्या, कितने वर्ष की वो बात कर रहा है। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा, वो जो अमाउंट होता है P इन ब्रैकेट 1+R/100 की पावर n। टर्मोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। ए क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 1+10/100 की पावर क्या होती है? n। n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने वर्षों की वो बात कर रहा है। ये हो जाएगा आपका, ये बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का लेकिन प्रयोग कोई नहीं करता, ना करना है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको लगाना है, लेकिन ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर कभी फंस जाओ तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्मूला से ही ड्राइव की जाती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान के चल, मैंने क्या बताया कि दर क्या है आपकी? R%। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? R, प्रथम वर्ष।
ये पहले वर्ष में क्यों बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये तब कंडीशन लागू होती है जब आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होगा। कैसे? वार्षिक रूप से। जब वो ये कह दे कि आर जो ब्याज की दर है वो कैसी है, वार्षिक, और वो ये भी बोलेगा सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जा रही है, तब आर मतलब जो दर होगी वो एज इट इज आपका इंटरेस्ट, मैंने इसको क्या बना दिया, प्रथम वर्ष का ब्याज। द्वितीय वर्ष की अगर बात की जाए, दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष मूलधन पे जो ब्याज आर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। ये आर स्क्वायर में अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, ये आर स्क्वायर आता कैसे वो देख लो। आर के ऊपर आर के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो आर स्क्वायर बटे 100 नहीं हो जाएगा। तो जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो आर, सॉरी दूसरे साल का जो ब्याज होगा आर प्लस आर स्क्वायर बटे 100। अब मैं अगर बात करूं तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का ब्याज आर तो होगा ही होगा। अब ये कितना ब्याज हो गया, आर प्लस आर, 2 आर, इस 2 आर के ऊपर आर बटे 100 का इंटरेस्ट और लगेगा, प्लस आर स्क्वायर बटे 100, इस पे भी तो आर बटे 100 का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब टोटल जोड़ के अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, आर प्लस 2 आर स्क्वायर बटे 100 प्लस आर की पावर क्यूब बटे 10,000। ये आपका तीसरे वर्ष का ब्याज है। देखो बेसिक बेसिक सारी बातें मैं यही समझा देता हूं ताकि आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब सवाल में क्या करता है वो ये कहता है, अब अगर मैं यहां पे बोलूं आपसे कि साधारण ब्याज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि साधारण ब्याज बताओ, तब आप क्या कहोगे कि जो साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन पे कैलकुलेट किया जाता है, तो प्रथम वर्ष का कितना हो जाएगा, आर। द्वितीय वर्ष का कितना हो जाएगा, आर। तृतीय वर्ष का कितना हो जाएगा, आर। और ऐसे ही एन वर्षों का अगर निकाला जाए तो एन आर, क्योंकि साधारण ब्याज जो पहले वर्ष का होगा वही दूसरे वर्ष का होगा वही तीसरे वर्ष का होगा। साधारण ब्याज एन वर्षों तक कंटिन्यूअस एक जैसा रहता है, बदलता नहीं, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो मूलधन पे कैलकुलेट किया जाता है। सवाल बनता है वो ये पूछेगा कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है ना, बहुत सवाल पूछता है इसमें कि 2 वर्षों का अंतर। अंतर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे बताओ द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, आर है। यहाँ पे द्वितीय वर्ष का जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आर प्लस आर स्क्वायर बटे 100 है। जब दोनों का अंतर निकालोगे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला आर और इस वाले आर से कट जाएगा, तो जो अंतर बचेगा वो कितना बचेगा, आर स्क्वायर बटे 100। ये कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर आ गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 3 वर्ष का अंतर, तो कैसे निकालोगे, 3 वर्ष में ये वाला आर और ये वाला आर कट जाएगा, तो कितना बचा, 2 आर स्क्वायर बटे 100 और प्लस आर की पावर आर क्यूब अपॉन 10,000। ये 3 वर्ष का निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो, 2 वर्ष का अंतर 3 वर्ष का अंतर, तो सवाल अगर 2 वर्ष का पूछ ले या 3 वर्ष का पूछ ले तो डायरेक्ट आप उस सवाल का उत्तर बता पाएंगे। आर स्क्वायर बटे 100 2 वर्ष का, 2 आर स्क्वायर बटे 100 प्लस आर क्यूब बटे 10,000, वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का। ये इतनी बेसिक बेसिक बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इतना आप दिमाग में रखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए, एक पेज में ये सारी बात आप लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधे सवाल नंबर 1 पे, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं सीधे सवाल नंबर 1 पे। सवाल 1 में क्या कह रहा है कि 14,000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसने देखो बोल दिया ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब आप ये बात जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है ये वाला, जो बहुत कमजोर बच्चे हैं वो बात ये समझ लें कि जो फॉर्मूला होता है ये मिश्रधन का होता है, ब्याज का नहीं होता है। आप मिश्रधन निकालोगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना हो तब आप क्या करोगे, ए माइनस पी, मतलब मिश्रधन में से जब मूलधन को घटा दोगे तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्याज निकालिए। मैंने अभी बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी के हिसाब से आप डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं। तो प्रथम वर्ष का अगर फर्स्ट ईयर का आपसे पूछा जाए ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 14,000 उसका क्या था, मूलधन, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 0 कैंसिल आउट हो गई, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1400। ऐसे ही सेकेंड ईयर का, तो जो इंटरेस्ट पहले साल का 1400 है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, तो 1400 का 10% और निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 140।
तो ये हो गया आपका 1400 और प्लस 140। उसने क्या पूछ लिया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसने ये पूछा ना कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जोड़ दो दोनों को। अब बचा क्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का कितना 1400 और 140, और ये कितना 1400, तो 1400 1400 2800 और ये कितना 2940। यही इस सवाल का उत्तर है। बात समझ गए। ये पहला सवाल था आज के टॉपिक का, इसलिए मैंने बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे आपको समझाया कि जो कमजोर बच्चा है ना वो भी इस बात को समझ पाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से एक बार ट्राई करिए। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है तो आप एक बार आप खुद ट्राई करिए, बताइए सवाल का उत्तर क्या आएगा। हो गया, कर लिया, आंसर आ गया, बता देंगे कमेंट में, बताइए जरा आंसर क्या है। अब मैं करवाता हूं, देखिए किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, उसने लिख दिया यहाँ पे वार्षिक है 4180। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो धन क्या होगा। उसने लिख दिया ना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है। मैंने आपको ऊपर जो फॉर्मूला लिखाया उसमें बताया ना कि 2 साल का जो ब्याज होता है 2 साल का वो क्या होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। अगर ये बात आपको याद है ना तो फिर आप क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर होगी। पहले तो हम इससे समझ लेंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा। जो बच्चे थोड़ा तेज हैं, कैलकुलेशन उनकी तेज है, वो उस वाले मेथड को लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। लेकिन जो बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है वो इसको लगा लेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। तो 2 गुणे 20, आर स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर 400 होगा बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 20 दूनी 40 और 4 कितना हो गया 44। कितना हो गया 44। ये 2 वर्ष का ब्याज निकल के आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है 4180 रुपए। तो क्या ये 44 की वैल्यू 4180 के बराबर नहीं होगी, हो जाएगी ना। काट देते हैं, 11 से कटेगा 11 4 44, तो 11 और 3 33, 8 बचा 11 8 88 और 0। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 380। उसने पूछा क्या है वार्षिक हो तो धन क्या होगा। अब बताओ कि आपने 4 की वैल्यू तो निकाल ली, कितनी आई आपकी 380। अब आपसे ये पूछ लिया कि अब इस सवाल में बचाई क्या। 44 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, 44 की वैल्यू आपने निकाल दी। 4180 दिया था 2 साल का इंटरेस्ट उसने, और 2 वर्ष का ब्याज आपको पता है कि 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 होता है। 20 के हिसाब से अगर आप करोगे तो ये 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 होता है। अब ये आप मूलधन आसानी से निकाल लेंगे, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सेकेंड मेथड, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी तेज है उनको कैसे करना है। आप बताइए कि अच्छा इसको करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 4 से इसको काट दे, 4 9 36 और ये कितना बचा 2, तो 4 पंचे 20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9500। तो यही सवाल का उत्तर है। सेकेंड मेथड वो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%, और आपको अगर फ्रैक्शन आता होगा तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो अगर मूलधन 5 रहा होगा तो मिश्रधन मतलब अगले साल कितना हो जाएगी वैल्यू 6 हो जाएगी। एक ब्याज मिलेगा 6 हो जाएगी। और 2 साल की अगर वो बात करेगा तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 25 वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। 2 साल में 25 वैल्यू होगी तो कितनी हो जाएगी 36। 25 से 36 कितना बढ़ गया, मैं इसको यहां सोल्व कर दूं। 25 से 36 कितना बढ़ गया 9, और सवाल में 9 की वैल्यू कितनी दे रहा था 4180। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, 5 41, 9 6 54, 8 और 1 9। अच्छा ये 9 से तो कटेगा ही नहीं, ये 9 से तो कटेगा ही नहीं। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो धन क्या होगा। सही तो है 4180 20% है, 1/5, 5 की वैल्यू 6 हो गई। अरे क्या है ये 9 कैसे होगा, 25 से 36 11 है ना डिफरेंस। 25 और 36 का जो डिफरेंस है वो कितना है 11। तो 11 की वैल्यू 4180 है ना। 11 से काट दो इसको, तो 11 और 3 कितना आ गया 33, 8 बचा 11 8 88। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 380। एक की वैल्यू कितनी आ गई 380। यहां भी एक की, यहां 4 की वैल्यू 380। अब आप मुझे ये बताओ कि उसने क्या पूछ लिया धन क्या है। धन आपका कितना था 25। तो अगर एक बराबर 380 है तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 380 गुणे 25। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9500। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट है वो यहां से करेंगे,
20% का मतलब 1/5, तो 5 थी, एक साल में कितनी 6 हो गई। 2 साल का पूछा, स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 25 से 36 हो गई। अंतर कितना, ब्याज कितना, अगर ये क्या निकला मूलधन, ये क्या निकला मिश्रधन। ये ध्यान रखना, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। यहां पे आप चाहो तो लिख लेना, ये मूलधन निकलता है और ये क्या निकलता है मिश्रधन। ये बात अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लिख लीजिए। मूलधन आ गया 25, मिश्रधन आ गया 36, तो ब्याज कितना निकला 11। 11 की वैल्यू कितनी 4180, एक की वैल्यू कितनी 380। उसने क्या पूछ लिया, धन पूछा है, तो 25 की वैल्यू कितनी 9500। यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई समस्या तो आप पूछ लेंगे कमेंट में, मैं आपको दोबारा से फिर से बता दूंगा। अगला सवाल। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे सवालों को डील करना है वो भी आपको पता चल गया। अब जरा इस सवाल का उत्तर फिर आप बताइए कि इस सवाल का उत्तर कितना आया। इसमें देखिए थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट सब कुछ दे दिया है, जल्दी से बताइए। हो गया, कर लिया, आंसर आ गया, नहीं आया तो अब देखिए जरा क्या होगा। किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि मतलब मिश्रधन उसने पूछ लिया, ब्याज उसने दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज उसने दे दिया, मिश्रधन उसने पूछ लिया। तो फिर आप क्या करोगे, पहले तो निकालोगे मूलधन, फिर ब्याज में जोड़ोगे, तब जाके मिश्रधन निकलेगा। नहीं, मैंने आपको अभी बताया ऊपर जस्ट इस वाले सवाल में कि जब इस तरह का सवाल हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी थी 21। तो 21% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू, तो 21/100, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए थे उसके पास, 21 ब्याज मिल गया, कितना हो गया 121। अब बात वो कर रहा है 2 साल की, 2 साल की बात कर रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर। लेकिन अब यहां पे आप ये समझो कि जब इसको आप स्क्वायर करेंगे 100 से, कितना 100 की वैल्यू 121, स्क्वायर कितनी बड़ी संख्या हो गई। बात समझ रहे हो, स्क्वायर कितनी बड़ी संख्या हो गई। फिर आप, और चूंकि उसने दिया क्या था, उसने दिया था केवल और केवल ब्याज, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं। अब दोनों मेथड जब आपको पता रहेंगे तभी आप इस सवाल को बना पाएंगे। आपको केवल ये वाला पता होगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि 2 वर्ष का ब्याज जो होता है वो कितना होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। तो 2r 2 गुणे 21 प्लस आर स्क्वायर 21 का वर्ग कितना 441 बटे कितना 100। तो ये कितना होगा 42, और ये कितना हो जाएगा 4.41। इसको इसमें जोड़ देंगे तो 46.41 कितना आ गया 46.41। 46.41 की जो वैल्यू है, 46.41 की वैल्यू 11,138 पॉइंट कितनी दे दी गई 4। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। 46.41 की जो वैल्यू है वो दे दी गई 11,138.4। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, यहां पे ये हट गया। तो आप कहोगे कि 4641 की वैल्यू 11,000, अभी 11,138.40, ये आ गई आपकी 46 की वैल्यू। अब अभी भी ये संख्या बहुत बड़ी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा एक चीज इसमें ये देखेंगे, हाँ अभी भी ये संख्या इतनी बड़ी है कि कैलकुलेशन करने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर इतनी कैलकुलेशन क्या हम कर पाएंगे एग्जाम में। अब यहां पे जो मेरा मेथड है, मैंने आपको जो सिखाया यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी, मैंने क्या बताई थी आपको यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी। अब हम यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी लगाएंगे। आप मुझे ये बताओ कि जो मिश्रधन होता है ए, वो p 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n होता है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो वैल्यू है 1r, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो a बराबर जो आपका निकलेगा, p कुछ आएगा आने दो, और ये कितना r, तो ये हो जाएगा 121/100 और गुणे 121/100। जो भी मिश्रधन आएगा, ये मेथड थर्ड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको 3 तरीके बताए, लेकिन काम का सिर्फ एक ही है। ऐसे सवाल में आपको फंसना है तो फिर आप ये वाले मेथड लगाएंगे, पहला वाला दूसरा वाला। लेकिन अगर आपको फंसना नहीं है ऐसे सवालों में तो फिर आपको ये यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे आसानी से, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 121 मतलब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करिएगा, 2 बार 11, 121 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ। तो अगर एक बार में सवाल फंस गया तो दोबारा फिर से 11 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 5 और 3 8 और 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 4 और 4 8, 13 4 9, ये 11 का डिविजिबल नहीं है। तो 2 0 फिर 0 और फिर 0, 5 4 9,
तो ये 11 का डिविजिबल नहीं है। बात क्लियर हो गई? देखो वैसे ही आप चेक 11 दूनी 22, फिर कितना बचा? अच्छा ये 2 है और ये हाँ ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस ये जो पहले कैंसिल आउट हो रहा है ना उसको देख लेते हैं कि जो कैंसिल आउट हो रहा है वो। तो इसके बाद है आपका 3 और 1 4 और 4 और 8 12 और ये 0। इसके बाद ये कितना है? 5 3 8 4 12। ये भी संख्या 11 से डिविजिबल है। आगे आ जाओ। 2 3 5 5 5 10 और ये कितना? 8 और 1 9 और 9 4 13। ये डिविजिबल। दो संख्याएं 24,050 और 35,138 पॉइंट। लेकिन 11 एक बार नहीं, 11 का 2 बार डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। एक बार आप फंस गए तो कोई बात नहीं, 2 बार चेक कर लीजिए। तो मैं इसमें कर लूं 11 3 33। कितना बचा? ये 11 3 33, 2 बचा तो 11 1 11 10 बचा। 11 9 99, 4 हो गया, 11 4 44 और 11 4 44। ये 11 से कट रही संख्या। अब दोबारा देखो क्या ये फिर से 11 से कट रही है? 9 3 12 और 12 4 16 और 4 और 1 5। ये संख्या 11 से फिर से कट रही है, लेकिन इसको काटेंगे 24,000 को तो 11 दूनी 22 और कितना बचा? ये 2 बचा तो 11 और 1 11, कितना बचा? 9 हो गया। 90 11 8 88, कितना हो गया? 2 11 2 22 और ये कितना हो गया आपका? 20 11 1 11, कितना बचा? 9 90 हो गया। 11 8 88, फिर से 2 20 हो गया तो 11 और 1 11। ये कहां 11 से डिविजिबल है? आपका तो आंसर यही मिल गया। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने में पहली बार में आंसर मिल गया। ये कैसे डिविजिबल हो गया 11 से? 24,000.50। तो ये डिविजिबल नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने में केवल आपका एक ऑप्शन आया। अगर दूसरा दोबारा 2 ऑप्शन मिल जाते तो 11 का 2 बार डिविजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि 121 में 11 2 बार आता है ना। 121 में 11 2 बार आता है, 2 बार डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। तो ये तरीका जो है आपका, ये आपको एग्जाम में बात क्लियर हो रही है? आपको सब आना चाहिए, रास्ते सारे पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे निकलना है कहां से। वो अभिमन्यु वाला है ना कि उसको उसमें चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन वहां से निकलना नहीं आता था, तो उसको प्राण त्यागने पड़े वहां पे। लेकिन आपको ना सारे तरीके सीख के जाना है। यूनिट प्लेस, डिविजिबिलिटी, नॉर्मल मेथड, सारे तरीके सीख लेने। जब कुछ काम में नहीं आएगा ना, देखो ये सवाल करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या फंसेगी। 21% है, वो किसी से नहीं कटता। 3 और 7 से कटता है। 100 3 और 7 से नहीं कटता। तो देखते ही ये पता चल जाएगा कि नहीं, 21% अगर आया है ना तो ये संख्या बड़ी संख्या बनेगी जाके। तो पहले ये समझ कब पैदा होगी? जब आप कई सारे क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, मैंने देखो मेरे पढ़ने का तरीका क्या था कि मैं एक टॉपिक के 100 150 200 सवालों को मैं कर लेता था। तो आप क्या करेंगे? 100 150 सवाल आप करेंगे जब एक टॉपिक में, तब आपको पता लगने लग जाएगा, आपके दिमाग घूमने लग जाएगा कि इसमें मैं कौन सा मेथड लगाऊं। बात क्लियर हो गई? तो आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, वहीं से आपका इसमें उद्धार होगा, अदरवाइज आप सवाल में फंस जाएंगे। बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? आसान नहीं है, ये टेक्निकल सवाल है। 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा उसने, मिश्रधन नहीं पूछा। और मान लो मिश्रधन भी पूछ लेता तो 12% था, 4 से कटेगा तो 53/50, 53/50, 53/50 और 25,000 वो दी गई थी, संख्या की दी गई थी। और फिर आपको मिश्रधन निकाल के तब मूलधन निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से वही यूनिट प्लेस और डिविजिबिलिटी रूल। देखो कैसे 12% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 12/100, ये आपका आएगा 3/25। तो ये सॉरी मैं जो 53/50 बोल रहा था, नहीं 28/25 आएगा। तो आप ये बोलोगे सर मूलधन 25 था और एक साल में कितना हो गया? 28। तो 3 साल की बात कर रहा है तो 3 का क्यूब कर देंगे। कर दिया क्यूब। यूनिट प्लेस में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यूनिट प्लेस सभी में देखो अलग अलग दिख रहा है। ऑप्शन देख के ही आपके पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस अलग अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और चूंकि उसने पूछा क्या है? केवल ब्याज पूछा है, इसलिए आप 28 की डिविजिबिलिटी भी चेक नहीं कर पाओगे। केवल ब्याज की वो बात कर रहा है, माइनस होगा इसमें से मूलधन। तो अब मैं यहाँ पे यूनिट प्लेस लगाऊंगा। मैं आपसे बोलूं कि 28 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 28 गुणे 28 गुणे कितने साल की बात कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 वर्ष के बाद? तो 8 और 8 64 और 4 और 8 कितना हो जाएगा? या तो आप देखो, एक तो तरीका ये है कि आप यूनिट प्लेस से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक, पहले यूनिट प्लेस कंप्लीट कर लेते हैं। 8 और 8 64 हो गया।
तो 8 8 64 और 4 8 32, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? 32, सॉरी 2 आएगा। इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? 2। इसका यूनिट प्लेस आप समझ रहे हो कि 2 आने वाला है, तो और इसका यूनिट प्लेस 5 की क्यूब करोगे तो 5 ही आएगा। 5 की क्यूब करोगे तो 5 ही आएगा। तो 2 में से 5 मतलब 12 में से 5 जाएगा 7। 12 में से 5 जाएगा कितना आएगा? 7 आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा, यूनिट प्लेस से चक्रवृद्धि पूछा है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्रधन नहीं पूछा है। अगर मिश्रधन पूछता तब तो ये आपके लिए आसान हो जाता, लेकिन उसने तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, मतलब आपको माइनस करने के बाद निकालना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद ये यूनिट प्लेस से नहीं बन पाएगा। यूनिट प्लेस कैसे बना पाओगे? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 12% की वो बात कर रहा था, 25/3 आपने निकाल दिया, तो 25 सॉरी 25 और ये हो गया 28। तो ये 25 का 3 साल की बात कर रहा है, तो 25 का क्यूब, तो 25 गुणे 25 और गुणे 25 की वैल्यू कितनी दी उसने? 25,000। तो 25 से काटेंगे तो ये कितना चला जाएगा? 1,000। फिर 25 से काटेंगे तो कितना चला जाएगा? 40 बार। और फिर 25 से कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8। यहां तक कोई दिक्कत? सॉरी 8/5, उल्टा लिख दिया, 8/5। ये आपका 40 था, तो ये एक की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो ये आ जाएगी 8/5। बात क्लियर है? एक की वैल्यू 8/5 आ गई। यहां से अब हम ब्याज को डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां से ब्याज को हम अब यूनिट प्लेस लगा पाएंगे कि एक की वैल्यू 8/5 आ गई, तो 28 का जो क्यूब होगा वो 28 गुणे 28 गुणे 28 और गुणे 8/5, तो ये मिश्रधन निकल आएगा। ये मिश्रधन निकल आएगा। ये मैं बोलूं कि ए निकलेगा। अब मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं यूनिट प्लेस? क्यों? क्योंकि जो 25,000 मूलधन है, तो किसी भी संख्या से जीरो को माइनस करोगे तो यूनिट प्लेस आपका वही रहेगा। अगर एक में से जीरो जाएगा तो भी एक रहेगा। तो इसका यूनिट प्लेस अगर आपसे पूछा है 8 8 64, 8 8 64, 4 गुणे 4 कितना? 6/5। 6/5 का मतलब क्या हुआ? तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, इसमें 2 का गुणा कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा? 12/10। तो यूनिट प्लेस आएगा दशमलव का 2। यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? दशमलव का 2। तो कोई भी संख्या ये आएगी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। कोई भी संख्या ये आएगी, ये संख्या मान लो आती है कुछ भी संख्या आती है, लेकिन दशमलव में लास्ट में क्या आएगा? दशमलव 20। अब इसमें से आप 25,000 घटाओगे, तो 25,000 दशमलव का 20। तो जब 25,000 घटाओगे तो दशमलव का 20 लास्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? दशमलव का 20 लास्ट में रहेगा। तो दशमलव का 20 देखो लास्ट में कहां है? सिर्फ एक जगह दिख रहा है। तो जो ब्याज निकलने वाला है वो 10,123.20, यही इस सवाल का उत्तर बनेगा। बात क्लियर हो गई? यूनिट प्लेस का देख रहे हो कैसे यूनिट प्लेस कहां पे भी सेट हो जाती है। कहीं पे भी आप यूनिट प्लेस लगा सकते हो, लेकिन आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस आप कैसे लगा सकते हो। मैं मिश्रधन से मूलधन को माइनस किया, लास्ट में 0.20 आ रहा है, मुझे पता है कि ये जीरो है। इधर 25,000 लास्ट में क्या जीरो आ रही है, तो जो भी इसका यूनिट प्लेस आएगा, मिश्रधन का जो यूनिट प्लेस आएगा वही ब्याज का यूनिट प्लेस बनेगा जाके। ये कंफर्म हो गया? तो मिश्रधन का इकाई का अंक जो भी आएगा वही मूलधन का, सॉरी वही चक्रवृद्धि ब्याज का इकाई का अंक बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जीरो माइनस करना है। जीरो माइनस करने पर इकाई का अंक तो नहीं बदल जाएगा। इसको पॉज करके बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे, बार बार इसको आप देखना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। बात क्लियर हो गई? अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। इस सवाल को आप जरा खुद से कोशिश करें, ट्राई करें कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। लेकिन बताना क्या है? यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। केवल ब्याज निकालना। आप इसमें मिश्रधन निकालने मत बैठ जाना कि आप मिश्रधन निकाल रहे हो। और ये भी देख लो कि जो यूनिट प्लेस है तो 4 या 0 है। अगर यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट आप लगा पाए तो वो भी आप चेक कर लो कि क्या यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट आप लगा पाओगे। समझ रहे हो बात को कि क्या यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट लगेगा? दो ऑप्शन कैंसिल आउट होंगे। अगर 0 आएगा तो 4 वाला हट जाएगा, और 4 आएगा तो 0 वाला हट जाएगा। लग जाएगा, यूनिट प्लेस का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आप इसको ट्राई करिए, बताइए कमेंट में कि इस सवाल का उत्तर क्या आया। मैं देखना चाहता हूं कि 4 सवाल बताए, टेक्निकल सवाल बताए, कितने लोग समझ पा रहे, कितने लोग नहीं समझ पा रहे, और कोई दिक्कत आ रही समझने में तो बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1944 से इस राशि
पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्या पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा। ये फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब वो ये कह रहा है कि राशि वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, लेकिन दर को कितना कर दिया गया, 10% कर लिया गया। समय वही रहेगा, मूलधन वही रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 की जगह कितनी हो गई, 10% हो गई। तो अब आपको बताना है कि उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले आप ये देखो कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 2 वर्ष का ये अंतर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि अंतर का फॉर्मूला याद रख लो, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1944 दी गई है। 15 का स्क्वायर 2.25 की वैल्यू कितनी दी गई, 1944। 2.25 की वैल्यू कितनी दी गई, 1944। काट दो, काट सकते हो। देखो ये 15 से तो कटेगा ही कटेगा, नहीं 15 से कैसे कट जाएगा, लास्ट में 4 आ रहा है। तो ये दशमलव हटाइए आप, 15 मतलब 3 से कट जाएगा, 9 4 4 3 से काट दो, 3 7 21 3 5 15, दशमलव का 75 आ गया। 3 6 18 और 3 चौको 12, 3 8 24, 8 4 12 6 18, अभी भी ये कट रहा है। तो दशमलव का 2 5, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 6 18। अब ये दशमलव में हटा दूं और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देता हूं। तो एक की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ये 25 से कट जाएगा कितनी बार, 216 और ये 4, तो 16 चौको 64, 864। एक की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी आ गई, 864। ये कैलकुलेशन यहां तक हमने कर ली कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 864। अब उसने देखो क्या किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना कर दिया, 10%। जब 1% की वैल्यू 864 है तो मेरे भाई 10% की वैल्यू कितनी होगी, 8640। उसने ये पूछा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप जानते हो अगले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8640। दूसरे वर्ष का, ये हो गया पहले वर्ष का और ये हो गया दूसरे वर्ष का। तो 8640 और 8640 ब्याज के ऊपर ब्याज और लगेगा, तो 864 ये हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए, लास्ट में कितना मिलेगा आपको, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक 4 कहां पे है, ये रहा। तो यूनिट डिजिट से बाकी का सॉल्व करना ही नहीं है, यूनिट डिजिट चेक किया, इकाई का अंक निकाल दिया, 18,144। यही इस सवाल का उत्तर बनेगा, और कोई इस सवाल का उत्तर नहीं बन सकता। देखो आप क्या निकालते, पहले मूलधन निकालते, मिश्रधन निकालते, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आर स्क्वायर बटे 100 किया, 1944, 2.25 की वैल्यू 1944 के बराबर दी गई है। फिर एक की वैल्यू हमने निकाली 864 है। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कर दिए, तो 10% की वैल्यू 8640 हो गई। दूसरे साल का ब्याज उसने पूछ लिया, तो 8640 तो होगा, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज और मिल जाएगा 864। अब देखा कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, यूनिट प्लेस 4 होगा, 4 देख लिया, इस सवाल का उत्तर बना दिया। समझ पाए? आप जो लगा रहे थे मेथड वो डिफरेंट है यूनिक तरीका, लेकिन ये आएगा कब, ये आपको तब आएगा जब आप कई सारे सवाल बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा ये। ठीक है, अगला सवाल ये है आज की क्लास का मुझे लगता है लास्ट सवाल। 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लोन पर लिया गया है, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना। अब बताओ, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। अब आप देखो, एक टेबल मेथड मैंने आपको, ये जो आर स्क्वायर बटे 100 ये सब क्या है, टेबल मेथड ही तो है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो पहले साल का ब्याज कितना, 10, दूसरे साल का ब्याज कितना, 10, और ब्याज के ऊपर ब्याज निकालोगे कितना, 1, तीसरे साल का ब्याज कितना, 10, ब्याज के ऊपर ब्याज निकालोगे तो 2.1 और आ जाएगा। चौथे साल का ब्याज कितना, 10, ब्याज के ऊपर ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 20 10 30, 2 32 और 1 33.1 आया, तो 3 दशमलव कितना, 31, यही तो निकलेगा। अब वो ये कह रहा है कि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, ये क्या है, पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा, ये चौथा, यही तो है। अब वो ये कह रहा है कि दोनों वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष ब्याज का अंतर कितना आया, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो एक में से 0 जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, और ये 3 में से 2 गया कितना, 1, तो 1.21, 1.21 ये निकल के आ गया कि जो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के जो ब्याज का अंतर होगा वो 1.21 गुणे कितना हो जाएगा, 18,000, ये अंतर निकलना चाहिए। लेकिन क्या अंतर आप निकालोगे, डिविजिबिलिटी बहुत काम की चीज है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 5 4 9 2, 5 4 9 और 1 10 2 12, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है।
ये 9 से डिविजिबल नहीं है, पहले 9 की चेक करेंगे ना। तो 7 2 9, 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है, ये कट रहा है। इसके बाद 2 2 4 और 6 10, ये भी नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 9 2 11, और ये भी नहीं कटेगा। एक ही सवाल का उत्तर है 217.80। देखो ये सवाल आप, मैंने पूरा सॉल्व कराया, लेकिन आप सॉल्व भी ना करते तो अंतर जो आ रहा था आप जानते हो कि 18, क्यों, देखो 1.21 18,000, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9। अगर मान लो 9 की डिविजिबिलिटी 2 ऑप्शन हो जाती तो हम 11 की चेक कर लेते। तो डिविजिबिलिटी बहुत काम की चीज है। डिविजिबिलिटी के ऊपर मैं पूरा एक टॉपिक, एक क्लास लूंगा आपको, अलग अलग तरीके से कहां कहां डिविजिबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, पूरा आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। आज की क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत रही हो, कुछ ना समझ में आया हो, कहीं भी कोई समस्या रही तो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे। अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के और अच्छे सवाल, जो अभी हमने क्या, ये 2-3 तरीके के सवाल पढ़ लिए। एक तो अंतर वाला पढ़ लिया, 2 साल का ब्याज क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अभी इसमें और भी कई तरीके के सवाल बनेंगे। अभी क्या है कि वो ये बोलेगा कि 2 साल का और 3 साल का साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो दोनों का अंतर कितना निकलेगा, इस तरह के सवाल। फिर मूलधन पूछ लेगा, कभी मिश्रधन पूछ लेगा। तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्लास और लेनी पड़ेगी। तो आगे की 2 क्लास जब आप और कंप्लीट कर लोगे तो फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर अब इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं सर ठीक पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए। अब तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिले ना कि हाँ आप हमसे जुड़ रहे हैं। आप कमेंट तो करो, आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो। कमेंट करो, पूछो कि ये, उससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप हमसे जुड़ रहे हो, बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, जिससे लोग जुड़ेंगे, मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बात क्लियर होगी? ठीक है, अगला वीडियो आप देखिएगा, आपको उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के और नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने के मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।